हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर में। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए पर्यावरण का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको अभी तक एनसीएफ के बारे में पढ़ा चुका हूं और पर्यावरण के एक घटक जो कि क्या नाम है, ऊर्जा संगठक ऊर्जा संगठन को मैं अपने वीडियो मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। जिस जो भी लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो ऊपर जो सजेशन 3 डॉट बना हुआ है उस पर क्लिक करें तो वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को अब ठीक है, अब मैं आपको अब जैविक या सजीव, इसको अभौतिक भी कहते हैं, अभौतिक घटक भी कहते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के जो कहते हैं, तो हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आप लोगों को एक बात यह बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं पर्यावरण की कैप्सूल सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके इसके एग्ज़ाम में जो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, मीन्स जो पॉइंट टू पॉइंट वर्ड हैं, मैं उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियोस केवल बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस बार की परीक्षा में आप लोग 30 में 28 नंबर ज़रूर लाएँ। मेरी इस नोट्स कैप्सूल नोट्स से आप लोगों को तक क्वेश्चन 28 पार कर जाएंगे, मेरा वादा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों के से को अपने जो नोट्स मैंने मेहनत की है जो इस पे, उसको मैं आप लोगों के सामने आप लोग को नोट्स करवा दूं, जिससे आप लोग पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो दोस्तों, मैं ऊर्जा संगठक पढ़ा चुका था और दूसरा टॉपिक है आपका भौतिक घटक, जो पर्यावरण के घटक में दूसरा घटक होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट घटक इसके भी दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में तापमान तक पढ़ा था। अब उसके आगे की नोट्स हम आपको सामने पेश कर रहे हैं, उसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब भौतिक संगठक के अंतर्गत कई पार्ट आते हैं। पहला आता है वायुमंडल का, दूसरा आपका आता है वायुदाब, और उसके बाद दाब प्रवणता, जिसको बैरोमेटिक ढाल भी कहते हैं। ठीक है, आज के उसमें हम आपको यही 3 टॉपिक आपको हम की उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, कहीं पर ना जाएं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर जो व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब मीन्स आपका जो ये पृथ्वी के जो चारों तरफ जो विशाल है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो गैसें हैं वही हमारा गैसें हैं, और जो भी है आसपास जो आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोट करिए या समझिए। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है।
समझे आप। पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के कारण जो पृथ्वी के चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से यह वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। समझे, ये गुरुत्वाकर्षण जो आपने पढ़ा होगा, उसी के कारण ये वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण संभव है। यह पृथ्वी पर सुरक्षा कवच या कांच का घर की तरह है। जैसे घर में आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, उसी तरीके से यह पृथ्वी पर सुरक्षा कवच की तरह है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली लघु किरणों को पृथ्वी पर आने देता है, परंतु दीर्घ तरंगों को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो जीवमंडल के विकास का आधार है। ठीक है, वायुमंडल में गैसों का मानक क्या है, आप देख लीजिए। नाइट्रोजन का है 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, जिसको 20.95% आता है। जो एआर गैस है, जो सक्रिय है, वो है 0.99%। CO2 गैस है, जो भारी गैस CO2 गैस, वो है 0.03%। ठीक है, वायुमंडल में गैसों के माना आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल में इन गैसों के अलावा नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन, जेनान, हाइड्रोजन, जलवाष्प, धूल कण आदि पाए जाते हैं। मीन्स जो ये महत्वपूर्ण गैसें हैं, इसके अलावा भी वायुमंडल में ये गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये नोट पॉइंट आप देखते जाइए। नोट पॉइंट का मतलब ये समझिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, नोट पॉइंट का मतलब ये है कि मेरा ये मतलब होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके आने से, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो एक लाइक बनता है, आप इसी बात पे एक लाइक ठोक दीजिए और शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, नोट में लिखिए, मौसम दिशाओं के लिए जल वाष्प, धूल कण और ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। धूल कण व जल वाष्प पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक जाने पर ही मिलता है, जबकि गैसें 32 किलोमीटर तक ही मिलती हैं, जो कि 90% होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 64% तक मिलती है। नाइट्रोजन N2 गैस पौधों को प्रोटीन और अमीनो अम्ल देने में सहयोग करता है। समझिए, नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन और अमीनो अम्ल देने में सहयोगी होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, जो हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, CO2 गैस, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, समझते जाइएगा। मैं कोई शॉर्ट बोलता हूँ तो उसको आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग समझ सको। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादकता में कमी की जाए, इसके लिए विश्व स्तर पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 19 क्वेश्चन अगर आपका आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन कब हुआ, तो आप 1997 लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, समताप मंडल में ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक
पहुंचने से रोकना है। ठीक है, यहाँ पे तक होगा। ठीक है, पृथ्वी तक पहुँच पहुँचने से रोकना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ओजोन परत का क्षरण होने से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। ओजोन परत के क्षरण होने से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब हम देखते जाते हैं। एक पॉइंट और देख लीजिए आप। मैंने आपको पहले बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस की कम तापमान में कमी आती है। और एक एक पॉइंट और आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस तरह मैं जैसे जैसे याद आता चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। पृथ्वी तल से एक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम वायुमंडल की जो परतें हैं वो देख लेते हैं। उसमें निम्न परतें आती हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ठीक है। पहले हम इन दोनों तापमान को देख लेते हैं। सॉरी, तापमान तो हम समझ लिए हैं। अब वायुमंडल पढ़ रहे हैं। अब वायुमंडल को हमने देख लिया। उसके बाद अब वायुमंडल की जो परतें हैं उसको देख लेते हैं। वायुमंडल की निम्न परतें होती हैं। पहला क्षोभ मंडल, जिसको हम पृथ्वी तल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। मीन्स पृथ्वी मतलब अर्थ अर्थ के जो ज़मीन का तल्ला इसको लेवल कहते हैं, मतलब ज़मीनी स्तर जिसको कहते हैं, उस तल से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक जो ऊंचाई होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर एक अंश 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है तापमान में। ठीक है, कमी आती है। तेज़ हवाएं चलती हैं यहाँ पे, जिसे हम जेट हवाएं भी कहते हैं। और मौसम संबंधी सभी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में भी संपन्न होती हैं। दूसरा आपका आता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। उसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा आता है आपका समताप मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर तक ताप स्थिर रहता है इसका, किंतु इससे ऊपर जाने पर अचानक तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस तापमान वृद्धि का कारण ओजोन परत होती है। ठीक है, यह मंडल मौसमी दशाओं से मुक्त होता है, इसलिए उसे वायुयान इसी मंडल से उड़ाए जाते हैं। समझे आपने, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इस तापमान वृद्धि का कारण ओजोन परत होता है। ठीक है, यह मंडल मौसमी दशाओं से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ वायुयान जो होते हैं हमारे इसी मंडल से उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल से उड़ कहाँ जा पूछा जाएगा कि आपको वायुयान कहाँ से उड़ाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल से। अब हम आयन मंडल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आयन मंडल देख लेते हैं। ठीक है, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
मीन्स जो उसके ऊपर 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 640 किलोमीटर तक यह आयन मंडल फैला हुआ है। यह विद्युत आवेशित कण, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट इसी वायुमंडल की परत में पाए जाते हैं। मतलब समझिए आप कि जो हमारे यहाँ जो सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, वो इसी वायुमंडल की परत में फिट किए गए हैं। ठीक है, वहीं मिलते हैं। ऊंचाई के साथ इसके तापमान में वृद्धि होती है। इस परत में कई परतें पाई जाती हैं, जिसको हम ये आपका आयन मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसमें इसमें कई परतें होती हैं, जिसका पहली परत को हम डी लेयर कहते हैं। उच्च दान पहला इसका पॉइंट है। उच्च तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंग पाई जाती है डी लेयर में। वो हाई क्वालिटी की तरंग दैर्घ्य और लोवेस्ट आवृत्ति की रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरी लेयर्स को बोलते हैं ई लेयर। ई लेयर हुआ, लेयर मीन्स परतें। ठीक है, इस परत को हीवी साइड भी कहते हैं। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। इसमें इसमें माध्यम और न्यून तरंग दैर्घ्य तथा माध्यम तथा कच्छ आवृत्ति के तरंग पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एफ लेयर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके वही आपको नोट करवा रहा हूँ, या इसको आप समझ लीजिए। आप इससे बाहर एग्ज़ाम से कुछ नहीं आएगा पर्यावरण में। ठीक है, अब एफ लेयर जो होती है इससे एप्लेटेन कहते हैं। एप्लेटेन कहते हैं। सेम तरंग दैर्घ्य, सेम आवृत्ति ई लेयर वाली होती है। मीन्स जो जो इस लेयर में पाई जाती है, ई लेयर में पाई जाती है, वही आवृत्ति एफ लेयर में भी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी लेयर पे। इसमें सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य वाली तथा सभी प्रकार की आवृत्ति वाली किरणें पाई जाती हैं। ठीक है, अब पांचवा नंबर आपका आता है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल ठीक है, वायुमंडल, इस मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है, जिसे हम विद्युत आवेशी कणों की प्रधानता जिसमें विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। यहाँ गैसों को अलग अलग परतें पाई जाती हैं। मीन्स निम्न गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल तौर पे एच, हाइड्रोजन, हीलियम, ETC। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं वायुदाब। वायुदाब के पृथ्वी या समुद्र तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल के वायु की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला भार वायुदाब कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि पृथ्वी या समुद्र तल के प्रति जो इकाई क्षेत्रफल में वायु की सभी परतों पर पड़ने वाला जो दबाव है, वायु मतलब हवा से जो दबाव पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। जबकि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर पड़ने वाली हवाओं का दबाव होती है। ठीक है, वायुदाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। अधिकांश देशों में वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं जो बताता जाता हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, अब वायुदाब नापने के यंत्र, इसके कई यंत्र होते हैं। ठीक है, 14 एनीरायड, बैरोमीटर, मिलीबार, हेक्टोपास्कल। ठीक है,
हेक्टोपास्कल। अब इसमें नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। समुद्र तल पर पारा के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का वायु दाब मिलीबार 1013.25 होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो तूफान आने का संकेत है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर गिर जाए, मतलब जो रीडिंग होती है, रीडिंग जो उसकी होती है वो अचानक गिर जाए तो तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब रीडिंग ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो वर्षा का संकेत होता है। मीन्स जब नीचे गिरी तो लगा कि तूफान आएगा, और जब वो धीरे धीरे रीडिंग अगर नीचे है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी तो वर्षा का संकेत बताती है। ठीक है। यदि रीडिंग लगातार ऊपर उठती जाए तो अब मौसम साफ होगा, इससे यह साबित होता है। अब देख लेते हैं दाब प्रावण्यता। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायु दाब में अंतर की दिशा और उसके दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रावणता कहते हैं। अब आर्द्रता पढ़ लेते हैं। आर्द्रा आर्द्रता आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। हाँ, तो हम आर्द्रता पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जल वाष्प रखती है उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। समझ लीजिए ना, 1 घन मीटर वायु में जितने ग्राम जल वाष्प हम रखते हैं उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। नोट में आप देख लीजिए, वायु में नोट पॉइंट को आप फालतू मत समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मैं जो नोट करा रहा हूँ। वायु में उनकी क्षमता के बराबर जल वाष्प का होना संतृप्त वायु कहलाता है। जिसे तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है। आर्द्रता, सामर्थ्य, संतृप्त वायु और ओसांक बिंदु है। ठीक है। मतलब आर्द्रता को इन नामों से भी जाना जाता है। आर्द्रता, सामर्थ्य, संतृप्त वायु और ओसांक बिंदु। ठीक है। सब ये पॉइंट टू पॉइंट है, आप लोग देखते जाइए। अब इसके बाद आता है आपका वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण जो में आज का लास्ट पॉइंट है। कल हम जो दूसरी वीडियो, इसके बाद वीडियो आएगी आपकी स्थल मंडल की। ठीक है। हम इस तरह करते करते आपको पर्यावरण का सारा नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है। या फिर ऐसा करता हूँ कि आज स्थल मंडल ख़त्म कर देता हूँ, कल से मिट्टी पढ़ाता हूँ, मृदा 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 के प्रकार ये सब पढ़ाता हूँ आपको। आज फटाफट जल्दी जल्दी नोट्स देख लीजिए फिर पॉइंट टू पॉइंट। वाष्पीकरण अब देख लेते हैं। जल का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। जल का द्रव जो अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती, मतलब जल होता है उसकी जो द्रव की अवस्था होती है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने को वाष्पीकरण कहते हैं। मीन्स जैसे कि पानी कहीं इकट्ठा आप रख दीजिए, उसे गर्म करिए और गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो भाप निकल जाती है वही उसको गैसीय अवस्था की तरह कह लीजिए, भाप में परिवर्तन हो जाती है, वही वाष्पीकरण कहलाता है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो देख लीजिए। 1 ग्राम जल को जल वाष्प में बदलने के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाष्पीकरण में। संघनन देख लेते हैं। जल का गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था से या तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया
संघनन कहलाती है। संघनन दो कारकों पर निर्भर होता है। ठीक है, वायु की सापेक्षित आर्द्रता पहला, दूसरा है तापमान की कमी। ठीक है, संघनन के उदाहरण देख लीजिए। ओस, पाला, पाला को हम तुषार कहते हैं, जो ठंड में पड़ती है पाला जिसको देखते हैं बोलते हैं। ठीक है, कोहरा, धुंध, कुहासा बोलते, धुंध, कोहरा वगैरह, ये आपका संघनन में आता है। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं स्थल मंडल, जो आपका आज का लास्ट पॉइंट है। इसमें हम आज थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी इसके प्रकार हम कल आपको हम बताएंगे। स्थल मंडल के अंतर्गत मृदा आती है। मृदा को हम मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, मृदा विज्ञान कहलाता है। मीन्स जो मिट्टी का उस पे जो उस पर अध्ययन, मतलब उस पर पढ़ाई की जाती है, रिसर्च की जाती है, वो उसको हम मृदा विज्ञान कहता लाता है, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं। किंतु मिट्टी का निर्माण पेडोजेनेसिस जेनेसिस कहलाता है। ठीक है, पेडोजेनेसिस कहलाता है। पॉइंट देख लीजिए, मिट्टी निर्जीव एवं प्राकृतिक है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फर्श होता है। ठीक है, सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 को राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 को राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विविध क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके सीटेट में भी आने के चांसेस हैं और रिपीटेड में भी। ठीक है, मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के जनक कसी भूशास्त्री बीवी डकाबेच है। ठीक है, समझे। मृदा विज्ञान के जनक रूसी भूशास्त्री वैज्ञानिक बीवी डकावेच जी है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जनक अक्सर क्वेश्चन में आता है। मृदा कणों की माप का मानक पैमाना या मिलीमीटर होता है, जबकि इसकी सबसे छोटी इकाई माइक्रोन होती है, जिसे हम ये इसे डिनोट करते हैं। ये माइक्रोन का शान है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, माइक्रोन का सिंबल ये है। मृदा के विभिन्न कण जिस क्रम, संघ एवं व्यवस्था में संगठित होकर मिट्टी का निर्माण करते हैं, उस व्यवस्था या संगठन को मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यदि मृदा का पीएच मान 6 या 6 से कम हो तो वह मृदा अम्लीय मानी जाती है। मीन्स अगर कोई किसी मिट्टी का पीएच मान 6 या 6 से कम हो तो वह अम्लीय मानी जाती है। और अम्लीयता को दूर करने के लिए लाइम या चूना या जिस्म का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से अगर अधिक है, अगर पीएच मान 7 से अधिक ज़्यादा जाता है तो वो उदासीन मिट्टी या उदासीन मृदा कही जाती है। सॉरी, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हो गया। तो पीएच मान अगर 7 से
कम है तो वह उदासीन मिट्टी हो गई, और पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय मिट्टी मृदा कहलाती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। ठीक है। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम दाब प्रवणता और ये सब दाब प्रवणता हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे मृदा के प्रकार वगैरह अगले सेशन में पढ़ेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।